बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। पाठ में आप हड़प्पा नगरों की विशेषता, भोजन, रहन सहन, शिल्पकला, कच्चे माल, नगरीय जीवन एवं सभ्यता के अंत आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तभी इस काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा, यह एक ऐसा खंडहर है जहां अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गईं। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा नगरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर 2 भागों में किया गया था। पहला पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। नगर का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। इस भाग को नगर दुर्ग कहते थे। इसमें कुछ खास इमारतें बनी थीं। नगर का पूर्वी भाग निचले हिस्से में था, लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला शहर कहते थे। घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थीं, ताकि उनकी दीवार सालों तक खड़ी रहे। ईंटों की चिनाई इस प्रकार से की जाती थी कि इमारत मजबूत बनी रहे। नगर दुर्ग में मिले एक बड़े तालाब को पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है, जो मोहनजोदारो में है। इसका निर्माण भी पक्की ईंटों से किया गया है। इसकी दीवारें और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। चारों तरफ कमरे हैं और इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसर पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। इन नगरों में घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में तो कुआं भी होता था। नालियों का जाल योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। नालियां ढलान में बनाई जाती थीं ताकि पानी अच्छी तरह बह सके। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें मैनहोल बने होते थे, ताकि साफ सफाई अच्छे से हो सके। घर, नाले और सड़कें योजनाबद्ध तरीके से एक साथ बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगरों में चहल पहल रहा करती थी। यहाँ के लोग खास इमारतें बनाने के कार्य में जुटे रहते थे। संभवतः ये यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे।
नगरों में मुहरों पर लिखने वाले लिपिक भी होते थे। संभवतः वह अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेला करते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। हड़प्पा के नगरों में पुरातत्वविदों को अन्य चीजें भी मिली हैं जिनमें अधिकतर शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं हैं। तांबे और कांस्य से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के भी बर्तन और आभूषण बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के यह लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। काले रंग से डिज़ाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ऐसा संभव है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। हड़प्पा में अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, पत्थरों पर पच्चीकारी करना। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह काम सिर्फ पुरुष ही करते थे या महिलाएं भी। शायद दोनों ही इस काम में दक्ष थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। कच्चे माल से पुनः कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर किसानों द्वारा उगाया गया कपास कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ से मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान एवं पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, दालें, धान,
तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। हालांकि हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वह लकड़ी के बने होते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर इससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। वे लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जहां साफ पानी और उपजाऊ जमीन थी। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। नगर के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख भी पत्थरों पर मिले हैं। यह एक अनोखा अभिलेख है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। दूसरा साक्ष्य गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल नगर है। यह कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी पाया गया है जिसमें कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यहाँ मिली एक इमारत में संभवतः मनके बनने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लगभग 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनने लगे। हालांकि यह सब क्यों हुआ इसका कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा घास के मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि अन्य सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ।
नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, हड़प्पा नगरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? प्रश्न 2, हड़प्पावासी सोने का आयात कहाँ से करते थे? प्रश्न 3, हड़प्पा में नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रश्न 4, बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले हैं? प्रश्न 5, नगरों में घर कितनी मंजिलों के होते थे? प्रश्न 6, विद्वानों के अनुसार सभ्यता का अंत क्यों हुआ था? ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर। उत्तर 1, हड़प्पा नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। उत्तर 2, हड़प्पावासी सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। उत्तर 3, सामान्यतः हड़प्पा नगरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, पूर्वी तथा पश्चिमी। उत्तर 4, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उत्तर 5, नगरों में अधिकतर घर 2 मंजिले होते थे। उत्तर 6, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, नदियाँ सूख गई थीं। कई लोगों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा घास के मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, इसीलिए सभ्यता का अंत हो गया। बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। कल मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।